दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, तेजस्वी यादव लंबे अंतराल के बाद पटना पहुंचे हैं और जब तेजस्वी यादव ने बिहार में कदम रखा, उसके बाद पहला बयान जो उनका आया, प्रेस से बात करते हुए जो बातें उन्होंने कही, उस बात का लब्बो लुआब यही था कि नई बनी हुई सरकार पर वो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। अब 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, इसके मायने क्या है, इसकी चर्चा के पहले ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये 100 दिन तेजस्वी यादव कल जिस दिन उन्होंने बयान दिया 11 जनवरी को, उस दिन से काउंट करेंगे या फिर 20 नवंबर को जिस दिन नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन से वो 100 दिन काउंट करेंगे। यदि 20 नवंबर से काउंट करेंगे तो मार्च के पहले सप्ताह में 100 दिनों की मियाद पूरी हो जाती है। यानी जब बिहार का बजट सत्र चल रहा होगा तब वो 100 दिनों की मियाद पूरी हो जाती है। लेकिन कल यानी 11 जनवरी से यदि वो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलने की बात करते हैं तो ये जाकर 21 अप्रैल 20 या 21 अप्रैल को ये 100 दिनों की मियाद पूरी होती है। तो आखिर तेजस्वी यादव के 100 दिनों वाली बात कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बिहार विधानसभा का जो नतीजा है, उस नतीजे को देखकर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत निराशाजनक था। यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, वामपंथी दल, मुकेश सहनी, सबके लिए निराशाजनक था। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, पूरे एनडीए के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया ये चुनाव कहीं ना कहीं एक फायदे का सौदा बनकर आया। लेकिन ये फायदे का सौदा एनडीए के बाकी पार्टनर्स के लिए तो बना, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस जनादेश के साथ असहज हैं, ये बात जरूर है। इतने बड़े जनादेश ने जहां सत्ता को सुरक्षित करने की बुनियाद डालने की स्थिति में जाना चाहिए था, वो जनादेश अब कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद रखता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी मुख्य विपक्षी दल 100 दिनों तक चुप्पी की बात करे, और खासकर एक ऐसा विपक्षी दल एक ऐसे राज्य में जहां सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष परिवर्तन का पुराना इतिहास रहा है। तो उस स्थिति में 100 दिनों की चुप्पी का मतलब क्या है? बिहार में खासकर यदि राजनीतिक खेल की बात करें, बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करें, तो अब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 बार शपथ ले चुके हैं। 10 बार जो नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने यानी मई 2014 के पहले 14 सालों में नीतीश कुमार ने सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में और वर्ष 2010 में। तो एक डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब जनादेश आता है तो उस जनादेश के साथ एक मुख्यमंत्री शपथ दिलाया जाता है। तो 14 साल में नीतीश कुमार ने 3 बार यदि शपथ ली मोदी के दौर के पहले, तो इसका साफ मतलब यह निकलता है कि जब तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब तक ईडी सीबीआई का विपक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए खुलकर खेल शुरू नहीं हुआ था, तब तक नीतीश कुमार को 5-5 साल पर शपथ लेने की प्रक्रिया विद्यमान थी। यानी बिहार में डेमोक्रेसी स्थायित्व के साथ चल रही थी। लेकिन 2014 से 2025 के 11 सालों में, जी हां, इन 11 सालों में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 11 सालों में नीतीश कुमार को 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। तो ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में आई है, वो विपक्ष की किसी भी सरकार को शांतिपूर्वक ढंग से चलने नहीं देना चाहती। और खासकर जहां गठबंधन की सरकारें हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ पहले खेल, बाद में उद्धव ठाकरे से बगावत करने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ। कई राज्यों में यह हुआ, कई राज्यों में कई सारे राजनीतिक समीकरण बने और बिगड़े, कई सारे मुख्यमंत्री आए और विदा हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की तथाकथित चाणक्य नीति, ईडी सीबीआई के दौर में चाहे नीतीश कुमार को बार बार ही शपथ क्यों न लेनी पड़े, सत्ता बरकरार रखने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। और इस बार भी सत्ता बरकरार रखने का खेल क्या तेजस्वी यादव के बूते ही होगा या तेजस्वी यादव के विधायकों के बूते होगा, यह समझना जरूरी हो जाता है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति को आप देखें तो बिहार की राजनीति में न्यूक्लियस, सत्ता का न्यूक्लियस किसी भी गठबंधन के लिए नीतीश कुमार रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वैसा जनादेश नहीं था। उसके उलट दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की जो जरूरत है, उस जरूरत ने फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मानने पर विवश कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा। बिहार के पुलिस प्रशासन की कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंपनी पड़ी। पिछली बार जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आकर रुकी थी, उस वक्त नीतीश कुमार को विधानसभा अध्यक्ष के पद पर समझौता करना पड़ा था। अब नीतीश कुमार की पार्टी के पास सत्ता तो है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इतना एकदम साफ हो चुका है कि बिहार के अंदर विधानसभा के अंदर जो सदारत है वो भाजपा के विधायक जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार के पास है। बिहार के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी, यानी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी अब भाजपा के नेता सम्राट चौधरी के पास है। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपनी ताकत को भले ही 5 सालों में दोगुना करके ले गए, चिराग मॉडल की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार अपनी वास्तविक संख्या तक पहुंच गए जहां तक वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा। 43 विधायकों पर भी गृह विभाग कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा था, लेकिन 85 विधायकों पर करना पड़ा। 71 विधायकों पर भी विधानसभा अध्यक्ष कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन 85 विधायकों पर भी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिली। ये सारी चीजें नीतीश कुमार देख रहे हैं। जब ये सारी चीजें नीतीश कुमार देख रहे हैं, तब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के सामने अब विकल्प क्या है। अगर बहुत साफ गोई के साथ इस बात को सीधे सीधे कहा जाए, बिना कोई रुकावट के और बिना कोई संकेतों की भाषा में बात किए इस बात को कहा जाए, तो बंगाल के विधानसभा चुनाव तक बिहार में एनडीए गठबंधन के टिकने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। और बंगाल का विधानसभा चुनाव आते आते तेजस्वी यादव के 100 दिनों की मियाद भी पूरी हो रही है। बंगाल के चुनाव तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के कम से कम मौजूदा स्वरूप में सदन के नेता और विपक्ष के नेता की परिस्थितियों में परिवर्तन का पूरी तरह नहीं तो आंशिक संकेत यदि दिख रहा है, तो इसके कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो खेल खेल रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी 282 या 303 सीटों वाली 2014 या 2019 वाली भाजपा होती, तो पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती, ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी होती। लेकिन आज गठबंधन का दौर है। गठबंधन के दौर में संघीय ढांचे के किसी भी परिस्थिति को पर कंप्रोमाइज करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के वीटो का इंतजार करना होगा, उनके वीटो से पार पाना होगा, नीतीश कुमार के वीटो से पार पाना होगा। और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं चाहेंगे कि किसी राज्य सरकार को जनादेश के साथ खिलवाड़ करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त किया जाए। तो इस स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार है। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण जीतना चाहती है। संभावना जीतने की दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यदि मशीनों का खेल हो जाए तब तो कुछ भी संभव है। मशीनों पर जिस प्रकार से भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक संदेह जता चुके हैं, तो हम अपने आप को संदेहों से परे नहीं रख सकते। लेकिन बंगाल के अंदर मशीनों के खेल की गुंजाइश भी बची हुई है क्या, यह भी एक सवाल है। और नीतीश कुमार कतई नहीं चाहेंगे कि बीजेपी बंगाल या उत्तर प्रदेश को फिर से जीतकर इतनी ताकतवर हो जाए कि नीतीश कुमार का लोड लेना बंद कर दे, नीतीश कुमार की पार्टी की बात मानना बंद कर दे, चंद्रबाबू नायडू की बात मानना बंद कर दे। लिहाजा बंगाल चुनाव के पहले झटका देकर नीतीश कुमार अपनी सत्ता को भी सेफ करेंगे या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के नीचे जाने से, तेजस्वी यादव की पार्टी के परफॉर्मेंस के खराब होने से बिहार के शक्ति संतुलन में, पावर बैलेंस में नीतीश कुमार के लिए जो आदर्श स्थिति है वो थोड़ी डगमगाती हुई जो दिखी है, उसको एक बार फिर वो अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कोई भी सहयोगी दल, इसमें नीतीश कुमार की ही बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी दल की बात करें, सत्ता का नेतृत्व करने वाला हर दल ये चाहता है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, हर दल ये चाहता है कि उसका सहयोग करने वाले दल उससे छोटी संख्या में सदन में मौजूद रहे, ताकि वो उसकी बात मानने पर और सत्ता के सुख भोगने के लिए मजबूर हो। क्या नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि भाजपा से ज्यादा बड़ा सहयोगी दल उनको दिल्ली में सहयोग दे? अगर उनके पास 240 है तो कोई 244 वाला उन्हें सहयोग दे? कतई नहीं चाहेंगे। यही स्थिति नीतीश कुमार की है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि जब उनके 85 विधायक हैं तो 89 विधायक वाली स्टेपनी उनके साथ हो।
नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में कंफर्टेबल तब तक थे जब तक उनका सहयोगी दल उनसे छोटा था। मसलन 2005 में नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था, उस गठबंधन में नीतीश कुमार के पास तो 88 विधायक थे, लेकिन भाजपा के पास 55 विधायक थे, 33 विधायक कम थे भाजपा के, और बहुमत का आंकड़ा भी पूरा हो रहा था। ठीक इसी तरीके से 2010 में जब भाजपा बिहार विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंची 91 सीटों पर, तब भी नीतीश कुमार के पास उनसे 24 सीटें उनसे ज्यादा थी, यानी 115 सीटें थी। तब भी नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कमोबेश वो बहुमत के आंकड़े पर अकेले मौजूद थे। आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विधायकों को जोड़कर देखें तो 243 सदस्यों के विधानसभा में आंकड़ा 120 का होता है। 85 जेडीयू के, 25 आरजेडी के। बहुमत का आंकड़ा 122 है। 3 विधायक लेफ्ट पार्टियों के हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो पहले ही नीतीश कुमार की प्रशंसा करती रही है, उसकी पार्टी के 5 विधायक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से है, और वो विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार की सत्ता को कहीं से बहुमत का कोई संकट आज की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। 85 और 25 120 नहीं, दरअसल 110 होता है। मैंने गिनती में थोड़ी सी चूक कर दी, लेकिन इसके बावजूद एमआईएम, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर के ये आंकड़ा 125 विधायकों के करीब पहुंचता है, जो बहुमत की संख्या के लिए पर्याप्त है। अब 100 दिनों का जो जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है, 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, इसका एक मतलब यह निकलता है कि 100 दिनों के बाद तेजस्वी यादव बिहार की सरकार पर उसकी कमजोरियों को लेकर हल्ला बोलेंगे। दूसरा मतलब यह निकलता है कि तेजस्वी यादव 100 दिनों के भीतर सत्ता के भीतर खुद भागीदार बन जाएंगे। लेकिन दूसरी परिस्थितियों की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी सहयोगी दल को अपने माथे पर चढ़ाकर रखने की मानसिकता वाले नहीं है। माथे पर चढ़ाने की परिस्थितियों के कारण ही नीतीश कुमार ने अपने से बड़े विधायक दल भाजपा को 2022 में झटका दिया, और अपने से ही बड़े विधायक दल राजद को 2024 में झटका दिया था। आज नीतीश कुमार से बड़ी दोनों पार्टियां नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और जिस दिन नीतीश कुमार मिशन लोजपा का खेल पूरा कर लेंगे, वो स्क्रिप्ट जो बिहार की राजनीति में लिखे जाने की चर्चा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों का 2/3 हिस्सा जनता दल यूनाइटेड के साथ जा सकता है, और इसी मकसद से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई, तो भारतीय जनता पार्टी से 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई। यानी भाजपा से 8 मंत्रियों को, नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई, यानी बीजेपी से 6 कम मंत्रियों को शपथ दिलाई। उसी वक्त यह तय हो गया था कि विधायकों की आवक जेडीयू में जारी रहे, इसके लिए स्पेस बनाकर रखा गया है। और स्पेस बनाया क्यों गया? पहली बात कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस भारतीय जनता पार्टी की जगह जेडीयू को हो जाए। दूसरी बात, जिस दिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस जेडीयू को हासिल हो जाए, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। और इन सब के बीच जो राष्ट्रीय स्तर पर यह तोहमत लगता रहा है कि जब जनता इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार से मुक्ति चाहती थी, उस दौर में यदि 2024 में नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी होती, तो आज देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति मिल गई होती। तो तमाम तरह की इस राष्ट्रीय निंदा के जो एकमात्र शिकार नीतीश कुमार हो रहे हैं, अपने समाजवादी साथियों के बीच पॉलिटिकल विलन बनने की परिस्थिति बनी हुई है। इन सब से एक झटके में राजनीतिक तौर पर मुक्ति पाना, और इसके साथ साथ देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिला दी, अगर ये क्रेडिट नीतीश कुमार के खाते में दर्ज होता है, तो इस अवस्था में 75 साल की अवस्था में यदि नीतीश कुमार के पास एक ऐसा क्रेडिट सामने आता है, तो भला उस क्रेडिट को वो लेना क्यों नहीं चाहेंगे? एक तरफ क्रेडिट, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ यानी एक सेकुलर अलायंस की परिस्थिति, तीसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्रीय जनता दल जो नीतीश कुमार के सामने कोई मांग रखने की स्थिति में नहीं है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया वाली परिस्थिति में है। तो उस नीतीश कुमार के सामने अब बिहार की राजनीति में उन्हें करना क्या है, इसकी बिसात तेजस्वी यादव लिखते हुए नजर आए हैं। किस रूप में? 100 दिनों वाली बात करते हुए। तो 100 दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेल तय होना है। देखते जाइए इस खेल की स्क्रिप्ट में और कौन कौन से किरदार जुड़ते हैं। छोटे विधायक दल वाली पार्टियों पर नजर रखिए। जहां तक बात तेजस्वी यादव की है,
तो ये ठीक है कि IRCTC मामले में उन पर चार्ज फ्रेम किए गए, ये ठीक है कि तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्ज फ्रेम किए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव रेल मंत्री थे कि इन दोनों मामलों में चार्ज फ्रेम किया गया? क्या तेजस्वी यादव रेलवे के अंदर कोई अधिकारी थे? क्या तेजस्वी यादव रेलवे से जुड़ी संसदीय समिति के कोई सदस्य थे? तेजस्वी यादव पर जिस वक्त के मामले दर्ज किए गए हैं उस वक्त तेजस्वी यादव सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने की बात तो छोड़िए, उस वक्त तेजस्वी यादव ग्राम पंचायत और नगर निकाय का चुनाव लड़ने की उम्र भी उनकी नहीं थी। और घर में यही होता है, न्यायालय भी इस बात को समझती है। अब बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है तो लोग देख रहे हैं कि किसके पूर्वज किसके नाम जमीन लिख करके गए हैं, सारे रिकॉर्ड अब सामने आ रहे हैं। किसके किसके नाम वसीयतनामा किया, किसने किसके नाम इकरारनामा किया, किसने किसके नाम रजिस्ट्री कराई। अब इसमें एक अल्पवयस्क व्यक्ति के नाम यदि किसी ने रजिस्ट्री की तो सवाल यह उठता है कि वो व्यक्ति भला इसमें दोषी कैसे हो सकता है। इस बात को तेजस्वी यादव भी अब समझ रहे हैं कि जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा सकता है। हो सकता है कि संजय राउत की तरह कुछ दिन के लिए जेल भी भेज दिया जाए, लेकिन तय मानिए कि इन सब मामलों में तेजस्वी यादव को यदि सजा भी होती है तो जितना बड़ा मजाक राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट के द्वारा मानहानि के मामले में सजा देने पर हुआ था, न्यायालय कसौटी पर आ गया था, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ गया था, उससे भी बड़ा सवाल तेजस्वी यादव यदि सजा याफ्ता होंगे तो उस पर उठेगा। तेजस्वी यादव को सजा याफ्ता कर पाना इस मामले में बेहद मुश्किल काम है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ यदि भाजपा सरकार को या ईडी को कोई मामला ढूंढना था तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ 2 कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, 4-4, 5-5 विभाग उन्होंने संभाले हैं। 2015 से लेकर 2017 तक 20 महीने और 2022 से लेकर 2024 तक 17 महीने। इन 17 महीनों में अगर कोई कारगुजारी ईडी सीबीआई को मिलती तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल उठते। अभी जिस प्रकार की खबरें चल रही है कि तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मैं इन खबरों से इनकार नहीं करता, लेकिन यह बात जरूर है कि तेजस्वी यादव को इतनी राजनीतिक समझ तो है कि मुकदमा करके परेशान किया जा सकता है, सजा दिलाकर पॉलिटिकल करियर को खत्म कर पाना इन सब मामलों में जिसमें तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं है, यह संभव नहीं है। तो तेजस्वी यादव को डरा पाना असंभव सी बात है, इस मामले में सजा दिला पाना असंभव सी बात है। तो इन परिस्थितियों में बिहार के अंदर भला राजनीतिक खेल होने से कौन रोक सकता है? देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। दरअसल ये 100 दिनों वाली समय सीमा और इसकी बिसात बिहार की राजनीति में और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाली है। इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।